हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है द शिक्षक की इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये सीरीज एनसीईआरटी साइंस का चल रहा है। दोस्तों, इसमें हम क्लास 9th करने वाले हैं और क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना। इससे पहले आपका 9th का 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और उससे भी पहले आपका 8 क्लास का कंप्लीट हो चुका है, अच्छे तरह से हो चुका है। ये सब जो हो रहा है कंप्लीट, ये एनसीईआरटी का जो 9th का है न्यू बुक जो है उसके अनुसार चल रहा है ये। ठीक है, पुराने बुक में आपका क्या है, थोड़ा सा अलग है, नंबर ऑफ चैप्टर अलग है और अलग नंबर पे अलग चैप्टर है, तो ये सब नए सिलेबस के अनुसार चल रहा है। दोस्तों, अब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं परमाणु की संरचना। ठीक है, इसमें पढ़ने वाले हैं परमाणु की संरचना और स्टार्ट करने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 4। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। परमाणु की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चलिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने किया था। कहीं पर टॉमसन दिखेगा, कहीं पर थॉमसन दिखेगा, तो टॉमसन और थॉमसन में कंफ्यूज नहीं होना है। इंग्लिश में ये ऐसे लिखाता है थॉमसन, लेकिन हिंदी में कहीं पर टॉमसन दिखेगा, कहीं पे थॉमसन दिखेगा। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे टॉमसन ने या थॉमसन ने किया था। और प्रोटॉन को खोज कौन किया था? तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किए थे। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन। और वहीं पे यदि बात की जाए न्यूट्रॉन का, ठीक है, न्यूट्रॉन की बात की जाए तो न्यूट्रॉन का किया था कौन सा? तो चैडविक ने किए थे। ठीक है, चैडविक ने किए थे। आगे है, प्रोटॉन को पहले बोला जाता था केनाल रे। प्रोटॉन को पहले बोला जाता केनाल रे। केनाल रे बोलने का कारण था कि जब प्रोटॉन पहले नाम नहीं था ना, तो ना इसी नाम से जाना जा रहा था कि अच्छा कोई एक तरह का पार्टिकल है इसमें क्या बोलता है परमाणु में, जिसको बोला जाता है केनाल रे और वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसी कारण पहले केनाल रे के नाम से जाना जाता था। किसको? तो प्रोटॉन को जाना जाता था। प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा, एक इकाई मानेंगे, और उसका चार्ज मानेंगे +1। आवेश कितना मानेंगे? चार्ज यानी आवेश कितना? +1 मान लिया गया था, पहले से ही ये चल रहा था। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यदि प्रोटॉन का बोला तो प्रोटॉन का क्या? प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 और चार्ज में 1+। ठीक है, चार्ज भी पॉजिटिव। लेकिन वही इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0 और चार्ज होगा नेगेटिव, यानी कि 1- आवेश। ठीक है, यानी कहने का मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चार्ज में एक दूसरे के अपोजिट हैं। और यही कारण है कि जब परमाणु में यानी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं तो दोनों का चार्ज सेम है, बट अपोजिट होने के कारण क्या होता है? प्लस और माइनस होने के कारण दोनों तक कट जाता है और ये मिलकर आता है शून्य बन जाता है, यानी कि आवेशहीन हो जाता है। किसके कारण आवेशहीन हो रहा है? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के होने के कारण और इक्वल अमाउंट में होता है, इस कारण। आगे आपका है जे थॉमसन, जो पहले वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही परमाणु मॉडल को मतलब संबंधित मॉडल प्रस्तुत किया था। ठीक है, यही परमाणु मॉडल को दिए थे। तो सबसे पहले परमाणु मॉडल देने वाले साइंटिस्ट कौन से हुए? तो जे थॉमसन हुए। और इनके अनुसार, बहुत सारे थॉमसन के अनुसार क्या हो, परमाणु मॉडल कुछ रूल दिए थे। तो पहला आपका है थॉमसन के अनुसार परमाणु मॉडल कैसा होगा। तो परमाणु में वो सोचे थे क्या कि परमाणु मॉडल उनका कहता था कि एटम जो है यानी परमाणु जो है पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज का एक पार्टिकल, मतलब कि एक गोला है, और उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, कहीं कहीं पर धंसा हुआ है, एज जस्ट लाइक अ तारबूज की तरह। तारबूज में जैसे रेड वाला पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज होगा और जो बीज है वो नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट होगा। ऐसा उन्होंने बोला था। और ये जो मॉडल दिख रहा है, ये आपका ये फिगर जो दिख रहा है, ये बड़ा वाला है, इसको बोल दिया गया पॉजिटिव चार्ज है, अब बीच बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन धंसा हुआ है। इन्होंने ये बोला था। बाद में ये गलत हो साबित हो गया था, लेकिन इनका मॉडल यही कहता था। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश दोनों मिलकर क्या करता है, एक दूसरे के काट कर क्या करता है, उदासीन कर देता है, वैद्युत उदासीन यानी कि 0 आवेश कर देता है। ठीक है, इनका ये दूसरा मानना था। तो ये तो सही हो गया कि अभी भी होता है क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होकर उदासीन हो जा रहा है, यानी एक परमाणु उदासीन रहता है जब तक कि उस पर प्रोटॉन का कमी या प्रोटॉन का अधिकता ना हो, या इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन का अधिकता ना हो, तब तक। यदि नेचर में जैसे है तो नेचर में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों समान ही अमाउंट में रहेगा परमाणु में, और समान अमाउंट में रहने के कारण चार्ज एक दूसरे को बैलेंस करके खत्म हो जाएगा।
आगे आपका जो परमाणु मॉडल जो दिए थे थॉमसन के बाद रदरफोर्ड आए थे। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या कहता था? रदरफोर्ड भी परमाणु मॉडल दिया और उन्होंने भी कुछ बताया था। तो पहले चलते हैं रदरफोर्ड के बारे में जान लेते हैं कि रदरफोर्ड क्या थे। तो रदरफोर्ड को बोला जाता था नाभिकीय भौतिकी यानी न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक बोला जाता था। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि परमाणु के अंदर जो होता है एक नाभिक होता है, और परमाणु के अंदर नाभिक होता है उसका खोज किए थे रदरफोर्ड ही किए थे। ठीक है, परमाणु के अंदर रदरफोर्ड ही किए थे, खोज किए थे। जैसे यहाँ पे जो फिगर दिख रहा है, फिगर नंबर 2 जो दिख रहा है ये वाला, इसमें देखिए जो रेड कलर के बीच वाला है ये किसका है? तो ये नाभिक का, यानी कि ये जो सर्किल है ये एक तरह का यदि परमाणु है तो इसके बीच में जो रेड वाला है ये क्या है? आपका नाभिक है। तो इसका खोज किए थे रदरफोर्ड ने किए थे। परमाणु में नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। अब बोला परमाणु में नाभिक की खोज करने के कारण इनको 1908 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1908 ईस्वी में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। और इनका प्रयोग है एक फेमस प्रयोग, रदरफोर्ड का एक फेमस प्रयोग आपका आएगा, एक रदरफोर्ड का फेमस प्रयोग है जो है एक गोल्ड प्लेट का, यानी कि गोल्ड का क्या किया, बहुत पतला शीट बनाया और उस पर अल्फा पार्टिकल को क्या किया, अल्फा पार्टिकल का उस पर बॉम्बार्डिंग किया, यानी कि उस पर भेजा। तो भेजने के दरमियान देखिए यहाँ से अल्फा पार्टिकल जा रहा है, ये अल्फा पार्टिकल जाएगा। देखिए इसको हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। अब ठीक दिखेगा। देखिए ये जो ये था अल्फा पार्टिकल यहाँ से भेज रहा था, ठीक है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल भेज रहा था और अल्फा पार्टिकल कहाँ जा रहा था? तो ये सीधा ये गोल्ड प्लेट है, ये कौन सा है? ये गोल्ड प्लेट है, इस पे टकराया तो कुछ रे सीधा चला जा रहा था और कुछ रे टेढ़ा हो जा रहा था, कुछ नीचे लौट जा रहा था, किधर इधर वापस लौट जा रहा था। तो यही एक प्रयोग किए थे, कौन? रदरफोर्ड ने किए थे। ठीक है, ये रदरफोर्ड का प्रयोग से आपको ये इन्हीं से क्या किया, कंक्लूजन निकाले कि जो सीधा चल जा रहा है, निकल जा रहा है वापस, इधर आसपास से कहीं से निकल जा रहा है वापस, वो उसके जो निकल जा रहा है वो केंद्रक यानी नाभिक के अलावा है, और जहां से टकरा कर लौट जा रहा है, इधर उधर बिखर जा रहा है, इसका मतलब वो क्या है? आपका नाभिक है। तो नाभिक से अल्फा पार्टिकल पास नहीं करता है। इसका कारण है कि नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज है, और अल्फा पार्टिकल जो दे रहे थे यहाँ से ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करता है? उसको अपोज करके वापस भेज दे रहा है, पास होने नहीं दे रहा है केंद्रक से। ठीक है, ये किन्होंने बताया था? तो ये बताए थे आपका रदरफोर्ड ने बताए थे। ठीक है, अब इसको सही पे ले आते हैं जगह पे अपना, ठीक है। अब यही देखिए ये जो फिगर दिख रहा है नीचे, ये वाला फिगर नीचे, ये भी वही चीज दर्शाया गया है कि क्या क्या हुआ था। ये बीच में केंद्रक था और ये पार्टिकल क्या रखा, सब जा रहा था, बीच वाले से टकरा के लौट जा रहा था, लेकिन बाकी इधर उधर मुड़ जा रहा था। बाकी जो केंद्रक के दूर थोड़ा सा था वो क्या कर रहा था? पास कर जा रहा था। तो इससे इससे आपका क्वेश्चन आएगा तो पूछा जाएगा कि कौन सा पार्टिकल किसको, मतलब कि क्या किए थे, बॉम्बार्डिंग किए थे या किसको गोल्ड प्लेट पे लगाए थे? तो अल्फा पार्टिकल को। अल्फा पार्टिकल को बोल जाता है एक तरह का हीलियम पार्टिकल, क्योंकि उसका मास होता है 4, उसका 4 होता है मास, और उसका द्रव्यमान संख्या 2 होता है। तो ये पार्टिकल बोला गया, कौन सा? अल्फा पार्टिकल बोला गया इसको। आगे आपका है बोर का परमाणविक मॉडल। जब रदरफोर्ड के बाद आए अब कौन? बोर। अब ये भी अपना परमाणविक मॉडल दिए कि अपना अपने अनुसार कि उनका क्या एटम कैसा होगा, परमाणु कैसा होगा। तो पहला उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं तक ही चक्कर लगाएगा, उनका अपना एक कक्षा होगा। जैसे यदि ये नाभिक है तो नाभिक के चारों ओर, परमाणु के चारों ओर जो ये लगाएगा तो सबका अपना अपना, हर एक इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का अलग अलग अपना कक्ष होगा, उसी कक्ष में क्या करेगा? ये घूमेगा। और दूसरा जो बताए थे कि यदि घूमेगा तो घूमने के दरमियान कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, बस घूमेगा। इसमें कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, आराम से घूमता रहेगा। किनका था? ये बोर मॉडल का था। आगे आपका है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक ने किए थे, चैडविक ने। और न्यूट्रॉन कैसा होता है? तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होगा
प्रोटॉन के बराबर होगा, प्रोटॉन के बराबर। लेकिन आवेश पूछेगा तो कैसा होगा, तो आवेश जीरो, न्यूट्रॉन का आवेश जीरो, प्रोटॉन का आवेश पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का आवेश नेगेटिव। ठीक है, आगे आपका है हाइड्रोजन में, हाँ कौन ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होगा, तो होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नाभिक में केवल और केवल एक ही प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन एक भी नहीं होता है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान की बात करेगा, परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होगा, तो परमाणु के अंदर तीन है, तीन ही पार्टिकल है ना, कौन कौन, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। वहां पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो जा रहा है, जीरो। जब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जीरो हो गया, इसका मतलब इसका तो कोई द्रव्यमान होगा ही नहीं परमाणु में, तब परमाणु में द्रव्यमान होगा तो किसका होगा, तो परमाणु में होगा प्रोटॉन का और प्लस में न्यूट्रॉन का, यही दो का होगा ना, तो यही दोनों के द्रव्यमान को ऐड कर देंगे तो पूरा बन जाएगा परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, अब परमाणु का द्रव्यमान और क्या बोलता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दोनों लगभग क्या होता है, सेम होता है, लगभग सेम होता है। आगे जब जाइएगा तो थोड़ा सा देखिए स्लाइटली डिफरेंस आएगा, बहुत हल्का डिफरेंस रहता है। ठीक है, आगे आपका है बोरवेरी स्कीम, एक बोर जो मॉडल दिए भी और एक बेरी अलग साइंटिस्ट थे और दोनों मिलकर क्या किए, नियम दिए, तीन नियम दिए, उसको बोला गया बोरवेरी स्कीम बोला गया। बोरवेरी स्कीम में हुआ क्या, तो बोर बोले थे क्या कि हर एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपना एक अलग कक्ष रखेगा, अलग सेल रखेगा, और वही बताया कि एक जब सेल रखेगा तो एक सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसके लिए एक फॉर्मूला दिए 2n स्क्वायर। ठीक है, कि ये परमाणु है, ये परमाणु का ये सेल है, तो सेल नंबर फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है, ऐसे ही आगे जाएगा तो फोर्थ कुछ और होगा, फिर फाइव कुछ और होगा। तो हर एक सेल में, हर एक कक्ष में मैक्सिमम कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2n स्क्वायर होगा। और जो पहला रहेगा सेल उसको बोला जाएगा सेल नंबर 1, तो n का वैल्यू 1, n क्या है, तो n कक्ष की संख्या, सेल की संख्या, तो 1 में क्या रहेगा, तो 2n स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2, सेकेंड के लिए क्या करेंगे तो 2 का, यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा 1 का नहीं, 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 8, 3 का स्क्वायर यदि करेंगे 2n स्क्वायर में डालेंगे तो 18, और ये 4 का स्क्वायर तो 32। और नाम भी दे दिए कि फर्स्ट सेल को के नाम रखेगा, दूसरा L M N ऐसी आगे जाएगा O तक। ठीक है, OP आपका जाता जाएगा ये वाला। ठीक, अब दूसरा जो रूल दिए, दूसरा रूल दिए कि बाह्यतम कक्ष में किसी भी तत्व है, कोई भी सपरमाणु है, उसका बाह्यतम कक्ष में मैक्सिमम और मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। मैक्सिमम बाहर में कितना रहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। और तीसरा बोले जब तक अंदर वाला कक्ष नहीं भरेगा तब उस अंदर वाला कक्ष भरना जरूरी है, उसके बाद ही हम उसके बाहर का कक्ष भर पाएंगे, अन्यथा नहीं भरेंगे। ठीक है, अब देखिए ये बोला मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन देखिए इसमें भी इसका क्या है, यदि मान लीजिए कैल्शियम 20 का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करिएगा, तो पहले लिखेंगे 2, क्योंकि आगे में क्या पहला कक्ष में मैक्सिमम 2 रहता है, उसके बाद लिखेंगे क्या दूसरा कक्ष में मैक्सिमम होता है 8, और तीसरा अब बचा कितना 2 पहले लिखा गया, फिर 8 लिखा गया, 10 हो गया, और बाकी बचा कितना आपका 10, तो लास्ट में क्या लिखेंगे 10, तो लेकिन ये गलत हो जाएगा। अब ये तो होता है कि ठीक है मैक्सिमम 18 लिखा सकता है, लेकिन 10 नहीं लिखेंगे, लास्ट में दूसरा क्या बोल रहा था आपका, दूसरा बोला था मैक्सिमम लास्ट वाला कितना होना चाहिए 8 ही होना चाहिए, तो इसको लिखा जाएगा 2 8 8 और 2। ठीक है, 2 8 8 और 2 लिखा जाएगा इसको। तो ये किस रूल पे फॉलो हुआ, ये कैसे फॉलो हुआ, तो ये आपका बोरवेरी थ्योरम पर ही ये लिखा गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। ठीक है, आर यू क्लियर। आगे बढ़ते हैं, वैलेंसी वैलेंसी किसको बोलते हैं, यानी संयोजकता किसको बोलते हैं, तो आपको इसके पहले वही चैप्टर में था ना संयोजकता, तो थोड़ा सा बताया गया कि हर एक का अपना जुड़ने की क्षमता होता है, लेकिन आपको बोले थे उस समय कि आपका नेक्स्ट चैप्टर में आपको बहुत अच्छा से पढ़ा जाएगा संयोजकता वैलेंसी क्या होता है। अब देखिए वैलेंसी के संयोजकता से पहले आप देखते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, तो सबसे बाहरी कक्ष में
किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही इलेक्ट्रॉन कहलाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं? फिर से एक बार, किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही इलेक्ट्रॉन कहलाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी नहीं कहलाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा जो सबसे बाहर है उसके लिए। ठीक है, और बाहर में मैक्सिमम हो कितना सकता था इलेक्ट्रॉन? तो मैक्सिमम हो सकता था 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है, अक्रिय गैस के बाहर इलेक्ट्रॉन बाहर में कितना होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनन ये सब क्या है? आपका अक्रिय गैस है, जिसके बाह्यतम कक्ष में कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन है। एक ही ऐसा अक्रिय गैस है जिसके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रहने के बाद भी वह अक्रिय गैस है, उसका नाम आपका है हीलियम। हीलियम के बाहर में आपका 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है बाह्यतम कक्ष में, लेकिन तब भी ये अक्रिय गैस है। अब देखिए संयोजकता किसको बोलेंगे? तो संयोजकता सब लोग क्या करता है? संयोजकता कैसे निकलेगा, कैसे हम किसको बोलेंगे संयोजकता? तो एटम भी क्या करता है, यानी परमाणु भी क्या करता है? अपना बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करेगा। वो किसी से साझेदारी से ले ले या फिर डोनेट करवा ले कि ठीक है हमको दे दो, या खुद क्या करे? दे दे। यदि 8 से ज़्यादा रहेगा तो कुछ दे देगा, 8 से कम रहेगा तो कुछ ले लेगा या फिर साझेदारी करेगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा या फिर लूज करेगा वही कहला जाएगा आपका संयोजकता कहला जाएगा। जैसे आपका यहाँ पर फ्लोरीन है, फ्लोरीन का कितना होता है? तो फ्लोरीन का आपका होता है 9 ही होता है, फ्लोरीन 9 होता है। सोडियम का होता है आपका 11 और ऑक्सीजन का होता है 8। ठीक है, अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो पहले लिखेंगे 2, उसके बाद 2 लिख दिए तो बचा कितना? 7, तो 7 लिख दिए। अब बताइए इसका बाह्यतम कक्ष में कितना है? 7, तो 7 हो गया आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। संयोजकता इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन वैलेंसी कितना होगा? तो इसको 8 होने के लिए कितना जरूरत है? तो +1 का और जरूरत है, यानी कि 1 इसका हो जाएगा आपका संयोजकता, यानी कि वैलेंसी हो जाएगा। आगे आपका सोडियम है, सोडियम 11 होता है परमाणु संख्या। इसको लिखेंगे कैसे? तो इसको लिखेंगे 2, उसके बाद लिखेंगे 8, तो ये हो गया 10 और उसके बाद लिखेंगे 1। तो अब बताइए इसको 8 होने के लिए क्या करना होगा? तो 1 है इसको भगा देना है, तो 1 को भगाएंगे ना। इसमें 1 क्या कर रहे थे? ला रहे थे, और इसमें 1 क्या करेंगे? माइनस कर रहे हैं। 1 को क्या करें? माइनस, तो यानी कि इसका भी हो जाएगा 1 ही क्या हो जाएगा आपका? सोडियम का 1 हो जाएगा आपका वैलेंसी। और यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछेगा कितना होगा तो ये भी आपका 1 ही होगा। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को लिखा जाएगा 2 और 6। तो अब बताइए 8 होने के लिए कितना जरूरत है? तो +2 का, यानी कि इसका हो जाएगा आपका वैलेंसी 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन और जरूरी है 8 होने के लिए। यही काम आपका संयोजकता कहलाता है, यही काम संयोजकता को डिसाइड करता है। आगे आपका है एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं? एटॉमिक नंबर तो ठीक है, ये पढ़े देख रहे थे, सोडियम का 11 होता है, ऑक्सीजन का 8, लेकिन एक्चुअल में परमाणु संख्या होता क्या है? तो परमाणु संख्या होता है परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन होगा वही नंबर ऑफ प्रोटॉन कहला जाएगा आपका परमाणु संख्या, यानी एटॉमिक नंबर कहला जाएगा। एटॉमिक नंबर कहलाएगा। एटॉमिक नंबर क्या है? तो परमाणु की कुल संख्या ही कहलाता है, प्रोटॉन की कुल संख्या ही कहलाएगा, परमाणु संख्या कहलाएगा। इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा जेड से। जैसे हाइड्रोजन का जेड, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, इसका मतलब हाइड्रोजन के अंदर पर प्रोटॉन की संख्या कितना होगा? 1 होगा। उसी तरीके से यदि कार्बन की बात की जाए तो कार्बन का होता है जेड की =1, यानी कि परमाणु संख्या 6 होता है। कार्बन का 6 होता है, इसका मतलब कार्बन के अंदर कितना होगा? प्रोटॉन कितना होगा? तो प्रोटॉन का संख्या भी 6 होगा। ठीक है, आगे आपका है मास नंबर, यानी कि द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या किसको बोलते हैं? तो द्रव्यमान पहले निकल रहा था परमाणु का द्रव्यमान कैसे? तो प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तो क्या हो गया था? परमाणु का द्रव्यमान। और यहाँ पे द्रव्यमान संख्या बोल रहा है, नंबर बोल रहा है, इसका मतलब मास नंबर किसको बोलेंगे? तो किसी भी परमाणु के अंदर जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा और जितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, वही आपका कहलाएगा मास नंबर कहलाएगा। ठीक है,
द्रव्यमान संख्या यदि पूछा तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को ही बोलेंगे द्रव्यमान संख्या। केवल द्रव्यमान पूछता तो नंबर, तो फिर क्या करते, द्रव्यमान प्रोटॉन का प्लस द्रव्यमान न्यूट्रॉन का ही कहलाएगा द्रव्यमान परमाणु का। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का द्रव्यमान संख्या आपका है 27 है, तो 27 है तो इसमें क्या है, तो 13 प्रोटॉन है और 14 न्यूट्रॉन है। 13 प्रोटॉन कहने का मतलब हो गया, इससे एक चीज और निकल कर आएगा, 13 प्रोटॉन कहने का मतलब परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर कितना, तो एटॉमिक नंबर भी 13 होगा। ठीक है। अब देखिए इसका मतलब यदि आपको द्रव्यमान दे दिया जाए और प्रोटॉन की संख्या दे दिया है तो न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। द्रव्यमान संख्या के साथ साथ न्यूट्रॉन की संख्या दे तो परमाणु प्रोटॉन की संख्या है परमाणु संख्या निकाल सकते हैं, ये आपको पता हो गया होगा। परमाणु तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में विद्यमान होते हैं। कहाँ होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, रहते हैं नाभिक में, रहते हैं बीच में, सेंटर में रहते हैं, तो इसको इसीलिए उसको बोला जाता है, न्यूक्लियस में रहने के कारण बोला जाता है इस दोनों को एक मिलाकर न्यूक्लियॉन्स। जैसे बोलेगा न्यूक्लियॉन्स इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि बात कर रहा है इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन नहीं सॉरी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही क्या होता है, न्यूक्लियस में रहते हैं, इसलिए उसको न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस में रहने के कारण न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। अब देखिए कैसे लिखते हैं हम किसी भी परमाणु को, किसी भी परमाणु के द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या और संकेत को मिलाकर कैसे लिखा जाता है। ये तो आपका हो गया क्या, सिंबल हो गया, सिंबल यानी कि संकेत होगा, जिसका लिखना है उसका संकेत लिखेंगे, और नीचे में जो रहेगा वो रहेगा आपका परमाणु संख्या रहेगा, परमाणु संख्या आपका ये रहेगा यानी कि एटॉमिक नंबर रहेगा, एटॉमिक नंबर। और ऊपर जो लिखाता है ऊपर लिखाएगा द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। अब देखिए एटॉमिक वेट, एटॉम मास नंबर या फिर एटॉमिक वेट लगभग सेम होता है, बस अंतर इतना होता है कि नंबर में नंबर लिखा जाता है बोला जाएगा, और वेट में आपका वेट बोला जाएगा, यानी ग्राम वगैरह में इसको लिख सकते हैं कि 23 ग्राम है, ऐसे है। बाकी अंतर कुछ नहीं लगभग होता है, यूज करने के लिए अंतर सेम ही है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका है समस्थानिक। समस्थानिक मतलब आइसोटॉप किसको बोलेंगे, तो आइसोटॉप बोलेंगे कि एक क्या हो, कोई भी परमाणु हो जिसका परमाणु संख्या सेम हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो तो उसको बोलेंगे आइसोटॉप बोलेंगे। ठीक है, यानी परमाणु संख्या सेम होगा इसका मतलब वो तत्व भी सेम होगा और उसका लेकिन द्रव्यमान क्या हो, अलग अलग होना चाहिए। तो देखिए जैसे यहाँ पर आपको पढ़ना है हाइड्रोजन का समस्थानिक के बारे में, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि समस्थानिक से कहीं पूछेगा तो इससे क्वेश्चन पक्का आएगा। हाइड्रोजन के समस्थानिक का मतलब होता है क्या कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए इसका परमाणु संख्या होगा H1 लेकिन द्रव्यमान भी होगा H1 और इसका नाम बोला जाता है प्रोटियम। ठीक है, ये ध्यान रखना, नाम को ध्यान रखना, इसको बोला जाएगा प्रोटियम। लेकिन यदि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 और मास संख्या 2 हो जाए यानी कि मास 2 हो जाए तो इसको बोला जाता है ड्यूटेरियम। क्या बोला जाता है, ड्यूटेरियम बोला जाता है। लेकिन यही काम यदि हाइड्रोजन का मास संख्या यदि फिर से 3 हो जाए, देखिए एटॉमिक नंबर सबका तो 1 ही है लेकिन मास नंबर क्या हुआ 3 हो गया, तो इसको बोला जाता है ट्राइटियम। क्या बोला जाता है, ट्रिटियम। ठीक है, ट्रिटियम। तो पहला हो गया प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। अब आगे है कार्बन के समस्थानिक। कार्बन का समस्थानिक भी होता है, तो कार्बन का देखिए सबका नीचे में क्या है 6 है लेकिन मास नंबर सबका चेंज कर गया, 12, 13, 14 हो गया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम आइसोटॉप बोलेंगे, समस्थानिक बोलेंगे। जैसे क्लोरीन का भी है, क्लोरीन का होता है 35 भी होता है मास नंबर, उसके साथ साथ मास नंबर 37 भी होता है, तो इसका भी 2 समस्थानिक है। अब देखिए यदि नेचर में ही जो नेचुरली क्या होता है, नेचुरली जो तत्व पाया जाता है समस्थानिक के रूप में उसका यदि परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे तो अब बताया जैसे क्लोरीन था तो क्लोरीन को हम 35 लिखेंगे या 37 लिखेंगे, ये कन्फ्यूजन था कि ठीक है सबका अलग अलग द्रव्यमान में आ रहा है, सबका प्रकृति में ही आइसोटोप यदि भरा पड़ा है समस्थानिक है, तो हम यदि
लेना हमको रहेगा कि इसका द्रव्यमान लिखना है, तो द्रव्यमान कैसे लिखेंगे? तो द्रव्यमान लिखा जाता है कि जो जितना वेट का रहेगा और जिस अमाउंट में, जिस मात्रा में, जिस रेशियो में या जिस प्रतिशत में नेचर में मिलेगा, उस प्रतिशत के अनुसार उसका वेट भी लेंगे। जैसे आपका है क्लोरीन 35 है और क्लोरीन 37 है, दोनों पाया जाता है 3:1 रेशियो में। 3:1 रेशियो कहने का मतलब कि यदि ये 75% पाया जाएगा तो ये पाया जाएगा 25%। तो अब इसका जो मास लिखेंगे वो भी लिखेंगे 35 का 75% निकाल लेंगे और 37 का 25% निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर दिए हैं। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे, जो आपका मास आएगा वही कहलाएगा परमाणु द्रव्यमान, उसको बोलेंगे। और यही काम यहाँ पर निकाला गया, आया है कितना 35.54। तो परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 35.54, या परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या पूछेगा तो भी हो जाएगा 35.54 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। समस्थानिक का उपयोग क्या क्या यूज कर रहे हैं अभी हम? समस्थानिक का, आइसोटोप का क्या यूज कर रहे हैं? तो आइसोटोप का यूज कर रहे हैं हम एटॉमिक रिएक्टर में कर रहे हैं, परमाणु भट्ठी में कर रहे हैं, जिससे एनर्जी निकालते हैं, जिससे हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं, विद्युत एनर्जी हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो उसमें जो पाया जाता है वो यूरेनियम का 235 पाया जाता है। अब यूरेनियम का समस्थानिक बहुत सारे हैं, जैसे यूरेनियम 233, यूरेनियम 239, 238, 232, 234, बहुत सारा यूरेनियम का समस्थानिक है, बहुत सारा। और उसमें हम यूज किसका करते हैं? केवल तो केवल और केवल 235 का यूज कर रहे हैं, यूरेनियम 235 का। किस में कर रहे हैं? तो एटॉमिक रिएक्टर में कर रहे हैं, परमाणु भट्ठी में कर रहे हैं। आगे कैंसर के उपचार में हम किसका उपयोग करते हैं, किसके समस्थानिक का? तो कोबाल्ट का, और कोबाल्ट 60 यूज करते हैं, कोबाल्ट 60। इसी तरह घेघा यानी कि ग्वाइटर रोग, ग्वाइटर जो गला में होता है, ग्वाइटर वो किसके, उसमें किसका यूज करते हैं उसके इलाज के लिए? तो उसके इलाज के लिए आयोडीन का यूज करते हैं। आयोडीन का कौन सा आइसोटोप? तो आयोडीन का 131 ग्राम वाला, जिसका एटॉमिक वेट या मास जो है 131 है, यानी I131। देखिए याद करना कितना आसान है आपका। कोबाल्ट तो CO तो 60, आयोडीन कौन सा समस्थानिक? तो आयोडीन तो I3 है ना। आयोडीन के लिए एक आगे एक पीछे बीच में 3, ये आयोडीन का यूज कर रहे हैं हम, इस आयोडीन का। आगे आपका है समभारिक यानी आइसोबार। नाम से ही देखिए आपका है, ये सब नाम हिंदी और इंग्लिश, खासकर इंग्लिश याद ज़्यादा करना है, ज़्यादा जरूरी याद रखना है। अब देखिए आइसोबार का मतलब क्या? आइसो मतलब बराबर, अब बार का मतलब भार समझिए, यानी कि जिसका भार बराबर हो उसको बोलेंगे आइसोबार। यदि संभारिक बोला तब तो आप समझ पा रहे हैं कि संभारिक, लेकिन इंग्लिश में ही लिख दिया आइसोबार, इंग्लिश को ही हिंदी में बदल दिया आइसोबार, तो आइसोबार का मतलब समझे आइसोभार। इसमें क्या होता है? तो अलग अलग परमाणु संख्या तो अलग अलग होगा, डिफरेंट परमाणु संख्या होगा, बट आपका मास नंबर होना चाहिए सेम होना चाहिए, यानी कि वेट क्या होना चाहिए, मास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर पोटेशियम है, पोटेशियम का 19 है एटॉमिक नंबर, ऑर्गन का 18 एटॉमिक नंबर, कैल्शियम का 20 एटॉमिक नंबर, मतलब परमाणु संख्या। लेकिन सबका परमाणु द्रव्यमान मास नंबर देखा जाए तो ये दिख रहा है 40 40 40, इसका मतलब ये संभारिक हो गया। इसका भार सब जगह सेम है, बट एटॉमिक नंबर सबका अलग अलग है, यानी कि ये सब क्या है, एक दूसरे का समभारिक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपको यही हाइड्रोजन का एटॉम का दिया हुआ है, हाइड्रोजन एटम का प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, और ये आपका लिखा गया है आइसोबार के लिए ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम के बारे में, कि सबका 40 होगा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, लेकिन एटॉमिक नंबर सबका अलग अलग है। साथियों यहीं तक था, एक लेकिन और होता है एक, जैसे यहाँ पर आइसोटॉप हो गया, यानी आइसोटॉप मतलब समस्थानिक, आइसोबार हो गया। उसी तरह का एक होता है आइसोटोन होता है, ठीक है, आइसोटोन होता है। आइसोटोन में क्या बराबर होगा? तो इसमें होगा न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा, ठीक है, न्यूट्रॉन क्या होगा, बराबर हो जाएगा। जैसे आइसोबार में हो रहा था परमाणु संख्या बराबर, आइसोबार में हो रहा था परमाणु द्रव्यमान बराबर,
आइसोटॉप में हो रहा था परमाणु संख्या बराबर, उसी तरह का आइसोटोन में आपका न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होगा। इसमें ना तो परमाणु संख्या बराबर होगा ना परमाणु द्रव्यमान बराबर होगा, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होगा। एक और वर्ड सुनिएगा, वो होता है आइसो इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है। ठीक है, तो आपका इस चैप्टर में साथियों इतना ही था। आई थिंक, आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। ये चैप्टर आपका यहीं पर खत्म होता है, इसमें इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जो जहाँ तक निकल सकता था, समूचा समूचा आपको ये एक जगह कर कर दे दिया गया है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना कृपया ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। ये अभी मुझे आप लोगों का बहुत ज़रूरत है, जिससे आप क्या कि इस चैनल को ग्रोथ कर सके। मेरे भाई बंधु जो भी हैं, हेल्प करिए इसको ग्रोथ करने में। ठीक है, शेयर करिए, लाइक करिए, और यदि कोई सजेशन है दोस्तों तो इस सजेशन को भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। हमको बहुत इंतज़ार है, मुझे बहुत इंतज़ार है कि आप जो भी सजेशन देंगे उस पर हम जरूर अमल करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, इसी के साथ इस चैप्टर का समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, आपका मिलते हैं एक्सरसाइज नंबर 5 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।